हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे दो माध्यमों को, अपवर्तनांकों को कैसे एक दूसरे से संबंधित करते हैं। ठीक है, और जो हमारे दैनिक जीवन में आने वाले अलग अलग माध्यम हैं उनके अपवर्तनांकों को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक के लिखने का तरीका क्या है, उसको समझने का तरीका क्या है। ठीक है, वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगर तीन माध्यम हो, ठीक है, तो उनके अपवर्तनांक एक दूसरे से कैसे संबंधित होंगे। ठीक है, तो बनाते हैं तीन माध्यम। तो देखिए, ये हमारे पास एक माध्यम है, एक माध्यम। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं मिटा करके फिर से बना रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे क्या है, माध्यम एक। यहाँ पे क्या है, माध्यम दो। यहाँ पे क्या है, माध्यम तीन। और ये हमारे पास फिर से क्या है, माध्यम एक। ठीक है, तो देखिए, ये माध्यम एक है, माध्यम दो है, ये माध्यम तीन है, और फिर बाद में माध्यम तीन के बाद जो है वो माध्यम एक ही है। तो एक प्रकाश की किरण मान लीजिए क्या है, ऐसे आपतित हो रही है, क्या होगा, वो अपवर्तित हो जाएगी, अपवर्तित हो गई। ठीक है, और ये फिर अपवर्तित होने के बाद देखिए, ये माध्यम में एक आपतित किरण हो रही थी और दो में क्या हो गए, वो अपवर्तित हो गई। फिर ये जो दो में अपवर्तित किरण है ये तीसरे माध्यम की सतह पे आती है। तो तीसरे माध्यम की सतह पर जब आएगी तो फिर से क्या हो जाएगी, फिर अपवर्तित हो जाएगी माध्यम तीन में। तो ये माध्यम तीन में अपवर्तित हो गई, और फिर जब माध्यम तीन के आगे बढ़ेगी तो ये इसका सतह है, इससे क्या हो जाएगी, फिर ये अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन माध्यम में अपवर्तन आप देख लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाली किरण और ये वाली किरण एक दूसरे के समांतर होगी, इसको सिद्ध किया जा सकता है गणितीय रूप से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अब इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है लेकिन है आसान, और वो आपके सिलेबस के बाहर है, इसलिए मैं डेरिवेशन कर नहीं रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आसान डेरिवेशन है। तो होगा क्या, अब देखिए, तो अगर दो माध्यम थे तो हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला था, 1n2 बराबर इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। तो तीन माध्यम है तो उसके लिए हो जाएगा 1n2 इंटू 2n1 इंटू, सॉरी, तो देखिए, दो माध्यम हो, एक और दो, तो उनके लिए हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ था। अगर तीन माध्यम हो तो क्या समीकरण प्राप्त होगा, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कब हो, तीन माध्यम, तीन माध्यमों के लिए। ठीक है, किसके लिए है, तीन माध्यमों के लिए है। ये क्या था ऊपर वाला, दो माध्यमों के लिए। तब अब इस समीकरण को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक है, ये माध्यम दो के सापेक्ष तीन का अपवर्तनांक है, और ये माध्यम तीन के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक है। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पर एक आया ना, इसको हम ऐसा करते हैं, एक के सापेक्ष तीन का अपवर्तनांक बनाते हैं। तो 1n2, ठीक है, 2n3 इंटू, अब देखिए, अगर ये तीन के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक दिया है, ठीक है, अगर हमको इसको करना हो, बदलना हो माध्यम एक के सापेक्ष तीन का अपवर्तनांक, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 1/1n3। ठीक है, और ये बराबर क्या हो जाएगा, एक के। तो इसको अलग करते हैं, इसको इसमें गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2n3 इंटू 1n2/1n3। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, एक के हो जाएगा। अब ये चीज़ क्लियर हो गया ना। अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं, इसका मान निकालने के लिए सब वो पक्षांतर करते हैं।
तो 2n3 बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 1n3 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो 1n2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन माध्यमों के लिए हमको एक रिलेशन मिला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, फिर से पहला माध्यम, और हमको मिला क्या, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमको पता क्या हो, अगर तीसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष पता हो, ठीक है, और दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष पता हो। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि तीन माध्यम हैं हमारे पास, ठीक है, तो बाकी दोनों माध्यम का किसी एक माध्यम के सापेक्ष, उन दोनों को छोड़ करके किसी एक माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हो तो हम उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए, तो हमारे पास तीन माध्यम है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो 2 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक हमको कैसे मिल जाएगा, वो मिलेगा 1 के सापेक्ष 3 के अपवर्तनांक और 1 के सापेक्ष 2 के अपवर्तनांक का अनुपात ले लेंगे। ठीक है, हमको पता चल जाएगा। तो देखिए, ये क्या है, 2 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक कैसे मिलेगा, ये होगा 1 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक बटे 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। अब ठीक है, अब ऐसे तीन माध्यमों के अपवर्तनांकों को जब रिलेट करते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हमेशा देखिए क्या होगा, एक माध्यम, अब देखिए यहाँ पे 2n3 है ना, तो यहाँ पे 3 है ना, तो जो माध्यम यहाँ 2 आया है और यहाँ 3 आया है, तो जिन दोनों का जिक्र आ गया हो तो वहाँ पे क्या करिए, जैसे 2n3 हमको लिखना है ना, तो हम क्या, मैं n यहाँ लिख लूँगा, यहाँ लिख लूँगा, और देखिए 2 और 3 का जिक्र आया है, 1 का जिक्र नहीं आया, तो 1 मैं यहाँ लिख लूँगा, यहाँ लिख लूँगा। और यहाँ देखिए, यहाँ बाद में 3 पढ़ रहा है ना, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ से आप यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास तीन माध्यम क्या हो, हवा हो, क्या हो, वायु, कांच, और ठीक है, और किसका दिया हो, जी, और पानी, डब्लू। ठीक है, तो अगर हमको लिखना हो, कहने का मतलब GNW लिखना हो तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कांच का y के सापेक्ष दे रखा है और पानी का y के सापेक्ष दे रखा है, तो देखिए G और W का जिक्र आया ना, किसका जिक्र नहीं आया, तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे किसका जिक्र नहीं आया, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, W यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे W है, तो यहाँ पे W हो जाएगा, और यहाँ पे G वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ट्रिक भी मैंने बता दिया कैसे करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ से हम क्या निकाल लिए, GNW, अगर हमको निकालना हो WNG तो आराम से इसका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा, तीन माध्यमों के अपवर्तनांकों को एक दूसरे से कैसे संबंधित करते हैं। ठीक है, तो तीन माध्यमों के लिए कैसे हम अपवर्तनांकों को संबंधित कर लिए, उनके लिए देखिए ये समीकरण याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लिए हैं, वाई, कांच और पानी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको क्या किए हैं, संबंधित कर लिए हैं। GNW बराबर क्या हो जाएगा, ANW/ANG। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मान लीजिए क्या हो, निर्वात हो, क्या हो, निर्वात हो, पानी हो और कांच हो, तो इनके अपवर्तनांकों को कैसे संबंधित करेंगे। अगर मैं मान लीजिए क्या लिखता हूँ, WNG, तो क्या हो जाएगा, WNG क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखिए निर्वात है तो N लिख लिए, और निर्वात नहीं है तो ये निर्वात है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे G है ना दूसरे नंबर पे, तो G ऊपर आएगा। ठीक है, और ये तो यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो कांच का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम ये जो लिखे हैं इसमें एक चीज़ और लिख लें, अगर मुझे लिखना हो WNG तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ANG/ANW। ठीक है, तो
अब उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लेंगे ऐसे समीकरणों को। अच्छा, यहाँ पे जी एन डब्ल्यू लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये एन डब्ल्यू अपॉन एन जी। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि अपवर्तनांकों को एक दूसरे से कैसे संबंधित किया जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है, अपवर्तन पे आधारित न्यूमेरिकल्स और फिर आगे के टॉपिक, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़रूरी हैं। क्योंकि आप सिद्धांत कितना भी पढ़ लें, थ्योरी कितना भी पढ़ लें, अगर न्यूमेरिकल्स आप नहीं पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट की समझ जो है वो आपकी नहीं बढ़े। समझ न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स में, खास करके देखिए फिजिक्स में मैथमेटिकल पार्ट अगर आप अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो आप फिजिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है, बिना मैथ के फिजिक्स नहीं समझा जा सकता। कहा भी जाता है मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि मैथ का बहुत ज़्यादा प्रयोग है किसमें, साइंस में। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिकल पार्ट पे भी ध्यान दीजिए और न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान दीजिए। थ्योरी पढ़ने से आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी मूड अगर खिसक जाता है एग्जामिनर का तो न्यूमेरिकल्स दे सकता है ज़्यादा, लेकिन असली जो समझ विकसित होती है वो मैथमेटिकल पार्ट से होती है विज्ञान में, खास करके भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो आंकिक प्रश्नों पे, न्यूमेरिकल्स पे और डेरिवेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।